Hello everyone, welcome to Chinmay Tutorials. First of all, I congratulate to all of you for clearing the first stage of CS and entering in the second stage CS Executive. अच्छा देखिए, आज हम लोग की सिक्योरिटीज़ लॉ की फर्स्ट क्लास है, तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है. आई एम CS LLB सोनम जैन और आई क्लियर्ड माई CS इन द ईयर 2008 itself. It's been more than 12 years. और अब तक टिल नाउ इन द लास्ट 12 years आई हैव टॉट एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव टॉट टिल नाउ. और बहुत सारे CS बना चुके हैं हम अब तक जिनमें ट्यूटोरियल से. CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे आई टेक वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स. और एग्जीक्यूटिव में मैं आप लोग के दो सब्जेक्ट्स लेने वाली हूँ, दैट इज़ कंपनी लॉ जो मॉड्यूल 1 का पेपर है, और मॉड्यूल 2 में सिक्योरिटीज़ लॉ जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे. तो आज से हम लोग सिक्योरिटीज़ लॉ स्टार्ट करेंगे. तो इसके चैप्टर्स पे जाने से पहले ये क्या है सिक्योरिटीज़ लॉ. एक है ना, बहुत अजीब सा डर होता है बच्चों में सिक्योरिटीज़ लॉ को देख करके. एकदम ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, पता नहीं क्या अजीब सा एकदम टेरर बना रखा है बच्चों ने. देखिए, सिक्योरिटीज़ लॉ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है जिसका रियल लाइफ से बहुत लेना देना है. और आपको मनी बनाना है, पैसा अर्न करना है, प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई और हो ही नहीं सकता. और इवन आपको बताऊँ, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे एज अ प्रोफेशनल, तो डेफिनेटली आप छोटी मोटी कंपनी में थोड़ी ना CS बनने वाले हो. लिस्टेड कंपनीज में जहाँ लाखों रुपए के पैकेज होंगे, तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ लॉ पता होना आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बाकी लॉज पता हो या ना पता हो, आपको दो लॉज तो कंपल्सरली पता होने चाहिए. दैट इज कंपनी लॉ, ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो. एंड सेकेंडली, सिक्योरिटीज से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन कंपनीज करती हैं. देखो, अगर छोटी मोटी कंपनी में CS बने तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ लॉ ज़्यादा कुछ अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जहाँ भी बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनीज हैं, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ लॉ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. तो ये पूरे एंटायर सब्जेक्ट में हम लोग सिक्योरिटीज़ लॉ ही पढ़ेंगे. ICSI ने बहुत अच्छा सेग्रीगेशन किया हुआ है. कुछ पोर्शन आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे दे रखा है सिक्योरिटीज़ लॉ का, और प्रोफेशनल लेवल में, जब अगर हम प्रोफेशनल में मिलेंगे तो प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फंडिंग जो एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें सिक्योरिटीज़ लॉज के एकदम भर भर के प्रोविजन दे रखे हैं, जिसमें मतलब कुछ सोर्स उन्होंने छोड़ा नहीं है, फंडिंग के सारे सोर्सेज वहाँ कवर किए हैं. चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटीज़ लॉ की. हमारे मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 6 जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका पेपर पैटर्न से कि कैसा पेपर ICSI पूछता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न. देखिए, हमारे यहाँ पे अगेन 2 पार्ट्स हैं. दैट इज पार्ट A 70 मार्क्स का है, और इस पार्ट A में जो चैप्टर्स कवर किए गए हैं अप्रॉक्स 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे. वेयर एज पार्ट B जो है आपका वो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का पार्ट B, और सिर्फ 2 चैप्टर्स ही हैं. वाह, आउटस्टैंडिंग. आपको पता ही होगा पासिंग क्राइटेरिया ICSI का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, एग्रीगेट 60, आपका जो एग्रीगेट 50% मार्क्स आने चाहिए, एग्जामिशन के लिए 60 मार्क्स आने चाहिए. क्राइटेरिया पता होगा आई गेस आप लोग को. अच्छा, अभी यहाँ पे सेबी में इतना मस्त सेग्रीगेशन है. पार्ट B जो है सिर्फ 2 चैप्टर्स और 30 मार्क्स के हैं. इसका मतलब हम इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लें एक बार, तो काफ़ी कुछ पासिंग का जुगाड़ तो हो ही जाएगा. वैसे हम सारे चैप्टर अच्छे से करेंगे, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, टोटल मिलाकर के 16 ही चैप्टर्स हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लेंदी कंटेंट नहीं है सेबी का हमारा. अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक बार मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देखो, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन 6, जिसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है आपकी. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो उसमें 2 और 2A ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 6 में भी इंटरनल चॉइस होती है, क्वेश्चन नंबर 6 और 6A. पार्ट A में से 4 क्वेश्चन आते हैं. पार्ट A इसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट B में से 2 क्वेश्चन होते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कुछ क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं सेबी में, और कुछ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे दोनों ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं.
अदरवाइज अदर सब्जेक्ट्स, अगर हम कंपनी लॉ को कंपेयर करें वहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ केस स्टडी या प्रैक्टिकल होता है, लेकिन सेबी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, तो लेट्स सी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट से ही सेबी और सिक्योरिटीज लॉ के सारे बातें सामने आती है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मार्केट। देखो, फाइनेंशियल मार्केट को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। से आपको स्क्रीन पे एक कंपनी दिखाई दे रही है ना? अब इस कंपनी को पैसा चाहिए। अब क्यों चाहिए पैसा? उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं क्यों चाहिए पैसा आखिरकार। देखो, एक तो इसको गुड्स खरीदने थे सप्लायर से इसको वुड खरीदनी थी। ये फर्नीचर बनाते हैं, रॉ मटेरियल वुड को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स फर्नीचर में। तो सबसे पहले इस कंपनी को खरीदना था क्या? वुड। क्या खरीदना था? वुड खरीदना था, रॉ मटेरियल खरीदना था। तो अब सप्लायर तो भाई इसका रिश्तेदार तो लगता नहीं है ना कि भैया फ्री में दे देगा। तो सप्लायर बोलता है कि ठीक है, ओके कंपनी, यू वांट टू बाय दिस वुड, वी विल सप्लाई यू, लेकिन पैसा लगेगा, रोकड़ा लगेगा। तो कंपनी ने कहा ओके, रोकड़ा दे देंगे, गुड सप्लाई करो। गुड्स पहुंचा और सप्लाई कर दिया। गुड सप्लाई किया तो पैसा सप्लायर के पास गया, लेकिन अभी कंपनी के पास ये पैसा कहाँ से आया वो तो देखने वाली बात है, अभी बात करेंगे इस पे भी। अब कंपनी ने रॉ मटेरियल तो खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल को मुझे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। रॉ मटेरियल को मुझे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको फैक्ट्री भेजना पड़ेगा, जहां पे फिनिश गुड्स कन्वर्ट होगा। किसके थ्रू? लेबर एंड मशीन के थ्रू। फिनिश गुड्स कन्वर्ट होगा किसके थ्रू? लेबर एंड मशीन के थ्रू। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें और चाहिए फैक्ट्री में, तो हमने यहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल भेजा। तो ये हमारा रॉ मटेरियल वहाँ पे पहुँच गया है ट्रांसपोर्टेशन से। अब वहाँ पे फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उन्होंने इस फिनिश गुड्स को बना दिया विद द हेल्प ऑफ लेबर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्नीचर बन के रेडी है, हमारा वुड कन्वर्ट हो चुकी है फर्नीचर के अंदर। और इसमें किसने हेल्प किया था? वर्कर्स ने, लेबर ने हेल्प किया था। तो लेबर फ्री में काम करते हैं क्या? नो वे। तो वर्कर्स को भी क्या चाहिए? पैसा 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 पैसा, इसके बिना कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे अगेन कंपनी को ये फंड्स इन लेबर्स को ट्रांसफर करना पड़ा। इतना ही नहीं, कंपनी में जो लेबर ने प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन आखिरकार किसी ना किसी मशीनरी के थ्रू ही तो किया होगा ना। तो वो मशीनरी भी ला के रखी होगी कंपनी ने। तो वो मशीनरी कंपनी को चाहिए थी, तो कंपनी ने अगेन किसी एक डीलर से डील किया, सप्लायर से बोला सप्लायर मशीनरी चाहिए। तो मशीनरी, प्लांटेड मशीनरी, हैवी कॉस्ट हमें अगर करनी है अगेन। तो यहाँ पे ये जो प्लांटेड मशीनरी है, ये प्लांटेड मशीनरी भी अब हमें खरीदनी है। तो ये सप्लायर ने प्लांटेड मशीनरी खरीदी, बेच दी, और उसके बदले में क्या चार्ज किया? अगेन फंड्स चार्ज किए। तो वी कैन सी इस कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा दिया। तो सिर्फ देना ही देना देखे जा रहे हैं हम। कंपनी ने गुड्स के लिए पैसा दिया, लेबर के लिए पैसा दिया, मशीनरी खरीदने के लिए पैसा दिया, सब जगह पैसा दिया। अब यहाँ पे कंपनी की दो टाइप की रिक्वायरमेंट्स सामने आई, दो टाइप की। जब आपने लेबर को पैसा दिया, जब आपने रॉ मटेरियल के लिए पैसा दिया, तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, बिक जाएंगे, सेल हो जाएगा, और सेल होकर के पैसा आ जाएगा, तो हमें फंड्स का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन फॉर अ टाइमिंग हमें पैसा चाहिए। तो ये कौन सी फंड की रिक्वायरमेंट थी? शॉर्ट टर्म फंड्स थे। लेकिन जो आप मशीनरी खरीद के लाए हो, वो मशीनरी हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मशीनरी का पैसा इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट से नहीं रिकवर कर सकते। आप डेप्रिसिएट करते हो, हर साल कुछ अमाउंट ही चार्ज करते हो। इसका मतलब मशीनरी हमारा लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इस तरह से इस कंपनी के दो टाइप की बिजनेस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट समझ में आई हमें। नंबर 1 शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड नंबर 2 लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। आई गेस ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा।
इस एग्जाम्पल में फाइनेंशियल मार्केट में जो काम हो रहा है उसके बारे में हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि दिस कंपनी इज सीकर ऑफ फंड, फंड सीक करती है, पैसा दे दो अल्लाह के नाम पे, पैसा दे दो बाबा। तो ये कंपनी कौन है? सीकर ऑफ फंड है। कुछ तो दे दो, कैसे तो दे दो, शॉर्ट टर्म दे दो, नहीं तो लॉन्ग टर्म दे दो, दे दो दे दो। तो इसका मतलब कंपनी इज द सीकर ऑफ फंड। अब सीकर ऑफ फंड है तो अब इस सीकर को पैसा मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, मतलब जिनके पास एक्सेस पैसा बचा हुआ। जैसे आपने कोई भी बिजनेस करके या कोई भी जॉब करके पैसा बहुत सारा कमा लिया, अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया, पैसा आपके पास अभी बचा हुआ है, सेविंग्स करते हैं, और इंडियंस में सेविंग्स की वैसे बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो सेविंग्स करते हैं, आपके पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है, तो वो सरप्लस पैसा उठा करके आप क्या कर सकते हैं? इस कंपनी को दे सकते हैं, और वो अलग अलग फॉर्म्स में दिया जा सकता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के थ्रू ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। अच्छा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इसलिए बोल रही हूँ जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे फंडिंग्स की जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, इसको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? नंबर वन, दैट इज कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। दिस मार्केट इज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म। आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, आपको फैक्ट्री खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, तो वो पैसा आपको शॉर्ट टर्म मार्केट से डेफिनेटली नहीं मिलेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म मार्केट से मिलेगा, दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। दूसरा एक और मार्केट है यहाँ पे, वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जिसको बोलते हैं हम मनी मार्केट। तो नेक्स्ट मार्केट हमारे पास है मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म फंडिंग करता है, अप टू 1 साल तक की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल की जाती हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट है। अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। जैसे आप लोगों ने अगर कभी सुना हो कमर्शियल बिल्स के बारे में, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, है ना, तो ये जो आरबीआई से रेगुलेटेड होता है और वहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर, हम सिर्फ कैपिटल मार्केट के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? कैपिटल मार्केट, आप लोगों ने सेबी का नाम सुना है कभी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो कैपिटल मार्केट है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय हमारा सेबी। तो सेबी जो है ना, वही असली गुंडा है यहाँ पे, वही देखता है सब कुछ। बोलते हैं मेरे अंडर में सबको काम करना पड़ेगा, और किसी ने चूं चौपड़ की ना तो फिर पड़ेगी अच्छी वाली पेनल्टी, है ना। वेयर एज जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है, और कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। अब जो हमारा कैपिटल मार्केट है, इसको भी फर्दर हम सेग्रीगेट करते हैं। तो कैपिटल मार्केट में हम दो टाइप के मार्केट्स की बात करते हैं, दैट इज ऑफ कमोडिटी मार्केट एंड नंबर 2 इज सिक्योरिटीज मार्केट। कमोडिटी, कभी आप लोगों ने नाम सुना है एमसीएक्स का? एमसीएक्स का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? तो ये क्या है? जहां पे कमोडिटीज ट्रेड होती है। जैसे आपने कभी सुना होगा सिल्वर का प्राइस बढ़ गया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, कभी सिल्वर नीचे आ गई, कभी जिंक का प्राइस चेंज हो गया है ना, आज आयरन के प्राइस में चेंजेस आ गए। तो जो कमोडिटीज के प्राइसेस में डील करता है उसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। वेयर एज सिक्योरिटीज मार्केट हमारा वो मार्केट है जिसमें हम बोलते हैं आज रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ चुका है, आज एयरटेल का शेयर का प्राइस कम हो चुका है, आज टाटा के जितने भी शेयर्स हैं वो एकदम बूस्टअप हो चुके हैं, मारुति के शेयर एकदम डाउनफॉल पे आ चुके हैं, एसबीआई का शेयर एकदम बढ़ चुका है, यस के शेयर्स एकदम नीचे आ चुके हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? शेयर्स आता है, डिवेंचर्स आता है, बॉन्ड्स आता है, डेरिवेटिव्स, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, सीखेंगे वन बाय वन सारे टर्म्स को। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज में अभी हम जनरल नॉलेज के लिए 2-3 टर्म्स जो आप लोगों को वेल अवेयर है, जानते हैं आप लोग, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर नाम तो सुना ही होगा, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स जानते हैं, डिवेंचर्स,
है ना। तो ये जो अभी मैं इतने ही लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें इतने ही सिक्योरिटीज़ के बारे में नॉलेज है। बाकी जो अदरवाइज सिक्योरिटीज़ होगी जब हम आएगा चैप्टर HCRA पढ़ेंगे, जब हम लोग सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो वहाँ वन वन बड़े आराम से आपको सारी एक एक सिक्योरिटीज़ में एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड की जाती है। अब फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप हमने देख लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। मनी मार्केट RBI देखेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट सेबी देखेगा। अब यहाँ पे हम इस पूरे सब्जेक्ट में सेबी ही गाएंगे। RBI का कोई लेना देना नहीं है हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट से। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरीज कौन कौन सी? नंबर 1 प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, देखिए ये बेसिक टर्म्स हैं, जब तक हम इन टर्म्स को नहीं सीखेंगे तो सेबी में आगे मूव ऑन होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दैट्स वाई आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखा रही हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे। टेक्निकल बातें चैप्टर वाइज समझेंगे एकदम इलाबरेटेड वे में, और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक ही इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आप लोगों ने IPO FPO के बारे में सुना होगा, अगर बाई चांस कि इस कंपनी का IPO आ रहा है या इस कंपनी का FPO आ रहा है, तो IPO या FPO जो है वो प्राइमरी मार्केट का लेना देना है। और जैसे आपने स्टॉक ट्रेडिंग हो रही है, जैसे शेयर खरीद लो बेच लो, कई सारे लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे यार ये शेयर खरीद ले अभी फटाफट से, या ये शेयर बेच दे इसका प्राइस कम होने वाला है। तो ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन आपने कभी किसी से सुनी है, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग की जो बात हो रही है वो हो रही है सेकेंडरी मार्केट के लिए। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या किया जाता है? ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग की जाती है। वो सेकेंडरी मार्केट में फॉल करता है। ज़्यादा समझ नहीं आया मैम क्या बोल रहे हो? प्राइमरी IPO FPO क्या है ये, सेकेंडरी क्या है ये? लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल से। चलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? सिक्योरिटीज मार्केट एक प्लेस है वेयर ट्रेड इन सिक्योरिटीज टेक प्लेस। तो सिक्योरिटीज मार्केट में ही सारी सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो मैं प्राइमरी सेकेंडरी ये सब जो बोल रही हूँ उनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। वह फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स हो गए हैं, नंबर 1 इज कैपिटल मार्केट, नंबर 2 इज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट सेबी रेगुलेट करता है, मनी मार्केट RBI रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट में जो हम फर्दर सेग्रीगेट करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, दो टाइप के मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कमोडिटी एंड सिक्योरिटीज मार्केट फॉल करता है। अब अगेन कमोडिटी छोड़ दो, अब हम सिक्योरिटीज मार्केट की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको भी फर्दर हमने दो पार्ट में सेग्रीगेट किया है, दैट इज व्हाट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी मार्केट? लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। That's a company. It's a company. वही कंपनी जिसको क्या चाहिए था? गुड्स खरीदना था, वुड। वही कंपनी जिसको लेबर को पैसा देना था, वही कंपनी जिसको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना था। ये कंपनी सबको पैसा दिए जा रही थी, तो पैसा कहाँ से आएगा? वैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं फंडिंग के, आप बैंक लोन ले सकते हो, आप प्राइवेट फंडिंग किसी से करा सकते हो, या फिर आप बहुत सारी जनता को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी जनता जो है वो अट्रैक्शन में आ रही है। कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, कंपनी पब्लिक इशू ला रही है। कंपनी बोलती है छोटे मोटे पैसे से हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम इंडिया के सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, जिनके पास भी पैसा है एक्स्ट्रा पैसा आके हमारे पास इन्वेस्ट करो, हम आपको बहुत अच्छा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा बहुत सारी प्रोमिसेस के साथ प्रोस्पेक्टस इशू किया, और अब कंपनी इनवाइट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, और कंपनी ने क्या किया? पब्लिक इशू लेके आई। तो कंपनी ने नए शेयर इशू किए, न्यू फ्रेश शेयर्स। किसको? इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को फंड रेजिंग की जा रही है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को क्या किया जा रहा है? फंड्स रेज करने के लिए सिक्योरिटीज इशू की जा रही है, और ये सिक्योरिटीज फ्रेश सिक्योरिटीज इशू की जा रही है, न्यू शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। और उसके बदले में क्या मिलेगा कंपनी को? देखो पैसा आ गया ना कंपनी के पास, तो कंपनी के पास पैसा आ गया, और इसी पैसे से कंपनी ने क्या खरीदा था? अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था।
याद आ गया आप लोग को? एग्जाम्पल समझ में कोरिलेट कर पा रहे हैं? तो प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी नए शेयर इशू करती है, लोगों से पैसा लेती है, तो यहाँ पे पैसा किसके पास जाता है? कंपनी के पास जाता है। किसके पास जाता है? कंपनी के पास जाता है। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। अब देखो, कंपनी ने तो क्या कर लिया, अपना पैसा ले लिया, अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया। अभी जो इन्वेस्टर कैटेगरी आपको दिख रही है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इन्होंने जब पैसा दिया था तो दे दिया, लेकिन अब इनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज एक वो प्लेस होता है जहां पे ट्रेडिंग की जाती है शेयर्स में, बाइंग सेलिंग की जाती है, एक प्लेटफॉर्म होता है। अब उनके शेयर लिस्टेड है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आसानी से आप खरीद बेच सकते हो। तो अब मान लो मैंने उस वक्त तो पैसा दे दिया कंपनी को, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी से थोड़ी ना ले लूँगी, लौटाओ मेरा पैसा लौटाओ, नहीं, कैपिटल है भैया, कैपिटल थोड़ा लौटाई जाती है। तो अब मैं किसी दूसरे पर्सन को ढूंढूंगी कि भाई मेरे शेयर ले लो, और आपके पास एक्सेस फंड बचा हुआ है, आप शेयर ले लो, मुझे पैसा दे दो। इट मीन्स अभी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर लेना देना किनका होता है? इन्वेस्टर्स और मतलब पब्लिक का लेना देना होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज बाय सेल की। किसको? इन्वेस्टर्स के किसी दूसरे ग्रुप को। तो यहाँ पे अलग अलग लोग ही आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। तो इस केस में सेकेंडरी मार्केट में ये जो ट्रेडिंग की जा रही है, ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू की जा रही है। तो जो बायर है वो अपना प्राइस कोट कर देता है, मुझे इतनी क्वांटिटी, मुझे मारुति के 1000 शेयर्स इस प्राइस पे खरीदना है। सेलर ने भी अपना कोटेशन डाल रखा है, दोनों का जब प्राइस मैच हो जाता है, ट्रेडिंग डन हो जाती है। तो इस रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे जो बायर सेलर है वो ही आपस में ट्रेडिंग करते रहते हैं। इट मीन्स कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी से कोई पैसा नहीं जा रहा है। तो पैसा किसके पास आ रहा जा रहा है? पब्लिक के पास ही जा रहा है। फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर है, जब मन करे तब बेच दो, जब मन करे तब खरीद लो। तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टीज, दोनों जो मार्केट है उनके बारे में समझा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज दिस प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज दिस सेकेंडरी मार्केट। देखिए, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और लोगों को अलॉटमेंट देती है, तो दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। वेयर एज जब होल्डर्स आपस में एक दूसरे को बाइंग सेलिंग करते हैं, तो इट इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट हमेशा किसके थ्रू होता है? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। आज मान लो, लेट्स अज्यूम, आज मैं होंडा की कार परचेस करके लिए, होंडा सिटी। मुझे ना कार्स का बहुत शौक है और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी कार्स चेंज करती हूँ। मैंने आज होंडा सिटी खरीदी, होंडा सिटी खरीद करके कंपनी को पैसा दे दिया। तो दिस इज व्हाट? प्राइमरी मार्केट। अच्छा, अब मैं बहुत जल्दी कार्स चेंज करती हूँ, अब मैं सोचती हूँ BMW खरीद लूँ। तो मैं पुरानी होंडा सिटी का क्या ही करूँगी, अब दो कार तो चलाऊंगी नहीं ना। तो मैंने होंडा सिटी बेच दी, आई सोल्ड माई होंडा सिटी। तो होंडा सिटी अब जिसने खरीदी है, क्या वो कंपनी से खरीदी है? नो, सेकेंड हैंड खरीदी ना। सेकेंड हैंड सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड हैंड सेकेंडरी मार्केट। तो ऑलरेडी जो कार मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी, वो कार मैंने किसी और को बेच दी, तो सेकेंडरी हो गई। एग्जैक्टली शेयर्स में कंपनी ने फ्रेश शेयर मेरे नाम पे अलॉट किया, तो मेरे नाम पे अलॉट किया तो मैं हो गई फ्रेश अलॉटी, तो इसका मतलब प्राइमरी मार्केट। और जब मैंने अपने शेयर्स को किसी और को बेच दिया, तो सेकेंड हैंड खरीदे ना उसने शेयर, कंपनी से नहीं खरीदे, फ्रेश नहीं खरीदे, सेकेंडरी मार्केट। गॉट इट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो सिक्योरिटीज लॉ है, हमारा सब्जेक्ट का नाम ही सिक्योरिटीज लॉ है। तो ये सिक्योरिटीज लॉ बेसिकली एप्लीकेबल कौन सी कंपनीज पे होता है? देखिए, आप लोग कंपनी लॉ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ते हैं, और मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको मिल भी जाएगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ना, ऐसे अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होते किस में है? तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटीज लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं वो उन कंपनीज पे होते हैं जो कंपनीज क्या हो रही हैं, लिस्टेड हो रही है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे।
जिनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहां पे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं या लिस्ट होने जा रही हैं। अभी लिस्ट नहीं है लेकिन होने जा रही है, जैसे आईपीओ लेके आ रही है, तो आईपीओ लेके आ रही है इसका मतलब अभी लिस्टेड तो नहीं है लेकिन होने वाली है, जल्दी होने वाली है। तो अगर आप कोई भी पब्लिक इशुएंस या इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल हो ही जाएगा। तो दो टाइप की कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज और साथ ही में यहाँ पे अब लिस्टेड कंपनीज क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। देखो लिस्टेड कंपनी से क्या मतलब होता है, ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज any of its securities, any of कोई सी भी सिक्योरिटी, अब वो सिक्योरिटी चाहे शेयर हो, डिबेंचर हो, कोई भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, अगर वो लिस्टेड है किस पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है, लिस्टेड कंपनी बोला जाता है। तो जो कंपनी लिस्ट हो चुकी है, ऑलरेडी लिस्टेड करा चुकी है अपनी सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी होती है। और जो अभी लिस्ट हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, अभी प्रपोज टू बी लिस्टेड है, तो वो कंपनी पे भी सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होंगे। देखें आगे। अच्छा, टोटल इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अभी फिलहाल कितने हैं, 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं। टोटल 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं अभी इंडिया के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं। और बॉस सेबी ने बहुत भयंकर रेल पेल रखी है। पहले 23 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे जो कंप्लाइंसेस नहीं करने की वजह से धड़ 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 बंद 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 बंद, और अब सिर्फ कितने रह गए हैं, 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही रह चुके हैं इंडिया के अंदर जहां पे ट्रेडिंग की जा रही है नेशनल वाइड। इसमें से नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स में NSE BSE आपके जो हैं स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसके अलावा कमोडिटी वाले भी हैं, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसमें 9 टोटल मिलाकर के ही सिर्फ 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दैट्स इट, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे प्रपोज टू लिस्ट, दैट मीन्स वो कंपनी क्या करने जा रही है, अपने आप को प्रपोज कर रही है लिस्ट होने के लिए, IPO लेके आ रही है। तो ऐसी कंपनीज पे भी सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो सिक्योरिटीज लॉ दो टाइप की कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 1 जो लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी या जो लिस्ट होने जा रही है, तो इन दोनों ही कंपनीज पे सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। इज दिस ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे कंपनी है, कंपनी, ये कंपनी कौन सी होगी, ये पब्लिक होगी कि प्राइवेट होगी, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रही हूँ। इसमें ना बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं और कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है। चलो डेफिनेशन एक बार रिकॉल करते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या बोलती हैं कि शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसा ही बोलते हैं ना। ओके, पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते ही होते हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो लिस्ट करा लो, जितनी मर्जी है उतने शेयर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये लोग कंपनी है, इसमें पब्लिक कंपनी तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो पब्लिक कंपनी तो अपने शेयर्स लिस्ट करा ही सकती है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा, अब है ना, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, मीन्स किसी भी टाइप की सिक्योरिटी अगर आप लिस्ट कराते हैं तो यू विल बिकम लिस्टेड कंपनी। एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी मीन्स आप इक्विटी शेयर लिस्ट कराओगे तो भी आप लिस्टेड कंपनी, आप प्रेफरेंस शेयर लिस्ट कराओगे तो भी आप लिस्टेड कंपनी, आप डिबेंचर्स लिस्ट कराओगे तो भी आप लिस्टेड कंपनी बन जाते हो, डिबेंचर्स लिस्ट कराओगे तो भी आप लिस्टेड कंपनी बन जाते हो। तो अब मेरी बात बहुत कान खोल के सुन लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बच्चों को हमेशा ही पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं बच्चे कहाँ से क्या क्या पढ़ लेते हैं और क्या क्या उनको लोग एडवाइस कर देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन बी लिस्टेड, इज दिस पॉसिबल, क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है। तो आंसर है, अब बहुत सारे लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं मैम प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, लिस्ट करा दिया तो कितने भी मेंबर्स बन जाएंगे, है ना। तो ठीक बात है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स का लिस्ट तो नहीं करा सकती, लेकिन क्या डिबेंचर्स का लिस्टिंग करा सकती, ये तो सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स
आपको कई सारे प्रोफेशनल्स भी ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसी बातें करेंगे, तो इसलिए ध्यान से कान खोल के सुन लेना बात। प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स का लिस्टिंग करा सकती है। कौन से डिबेंचर्स? जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनका लिस्टिंग करा सकती है। ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। एनसीडी लिखा है मैंने, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है, हो सकती है। शेयर्स के लिए नो वे, शेयर्स के लिए लिस्ट नहीं हो सकती, लेकिन डिबेंचर्स के लिए हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा गया सिक्योरिटीज, तो डेफिनेट सी बात है, जब सिक्योरिटीज बोल रहा है तो सिक्योरिटी में डिबेंचर भी एक सिक्योरिटी है। डिबेंचर्स के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है कि 200 ही होंगे, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। आपको पता है एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स जो उसने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं उनको वो लिस्ट करा सकती है। देखो पब्लिक इन्विटेशन नहीं ले सकती प्राइवेट कंपनी, उसके डेफिनेशन में रेस्ट्रिक्शन है, तो हम पब्लिक इनवाइट थोड़ा ना कर रहे थे, हमने तो प्राइवेटली प्लेस किए थे एनसीडीज, और उसको अब हम लिस्ट कराना चाह रहे हैं तो लिस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है, अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीडीज के लिए। शेयर्स के लिए नो बाबा, नो, नो वे, शेयर्स के लिए लिस्ट नहीं हो सकती। तो आई गेस सिक्योरिटीज लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिक्योरिटीज लॉ उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जिनकी लिस्टिंग हो चुकी है या लिस्टिंग होने वाली है, उन पे सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होता है। इवन जो भी कंपनी चाहे लिस्ट ना कराए, लेकिन क्राइटेरिया कांड वही कर रही है जो लिस्टिंग वाले हैं, पब्लिक इन्विटेशन दे रही है फिर भी लिस्टिंग नहीं करा रहे, तो भी सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। सहारा का केस अगर आपने सुना हो, जिसमें सहारा ने क्या किया था, एनबीएफसी नाम सुना है, सहारा इंडिया, क्या किया था सहारा ने डेट सिक्योरिटीज इशू कर दी थी, डेट सिक्योरिटीज बहुत सारे लोगों को बिना लिस्टिंग कराए। तो सेबी ने बोला अच्छा आ जाओ, तुमने सेबी के कंप्लाइंसेस फुलफिल तो किए नहीं है और तुमने इतने सारे लोगों को सिक्योरिटीज इशू करना स्टार्ट कर दिया है, तो तुम्हें करना चाहिए था कंप्लाइंसेस, लेकिन किया नहीं, तो अभी सेबी टांग अड़ाएगा ऑफ कोर्स। तो जहां पे सेबी के मामले अट्रैक्ट होते हैं, जहां पे लिस्टिंग से रिलेटेड, पब्लिक इशुएंस से रिलेटेड कोई भी मामले अट्रैक्ट होते हैं, सिक्योरिटीज लॉ अट्रैक्ट होगा। और सिक्योरिटीज लॉ जो कंपनीज है, कौन सी कंपनीज? लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनी से मतलब है विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे कंपनी कौन सी हो सकती है? पब्लिक कंपनी तो बाय डिफॉल्ट है ही, और इवन प्राइवेट कंपनी भी सिलेक्टेड केस में हो सकती है। दैट इज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए प्राइवेट कंपनी लिस्ट करा सकती है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। ओके, गॉट इट? चलो अब एक टर्म और सीखना पड़ेगा हमें, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे एंटायर सब्जेक्ट में सेबी 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 हम बोलते रहेंगे, तो ये सेबी है क्या आखिरकार? क्या है ये सेबी? तो ये हमें समझना पड़ेगा, व्हाट इज दिस सेबी। देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले जितने भी एक्ट्स हैं उनको बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मोस्टली एक्ट्स में सारे के सारे तामझाम सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही देखती है। लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है यार बहुत ज़्यादा ही तामझाम है, तो हम डेलीगेट कर देते हैं, पावर को डेलीगेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनके लिए अपना पावर किसको डेलीगेट किया है? सेबी को डेलीगेट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी एक्ट पास करवाया था, और उस सेबी एक्ट में ही सेबी बोर्ड फॉर्म किया गया था, और जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सारे पावर्स किसको डेलीगेट किए? सेबी को डेलीगेट किया। अब सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए जो भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? सेबी बनाता है। आपको पता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, कोई भी रूल बनाती है, तो वहाँ पे एक्ट वर्ड यूज होता है, सेबी एक्ट। लेकिन जब सेबी हम रेगुलेशन पढ़ेंगे, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, तो सेबी क्या बनाता है? रेगुलेशन बनाता है। तो जब डेलीगेटेड अथॉरिटी कोई भी रूल्स बनाएगी तो वो बन जाएगा रेगुलेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बनाती है कंट्रोलिंग जो भी रूल्स, तो उसको बोलते हैं एक्ट। ओके, क्या बोलते हैं? एक्ट। तो इस चैप्टर में, सब्जेक्ट में हम लोग रेगुलेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारे रेगुलेशंस, क्योंकि वो कौन बनाता है? सेबी बनाता है। तो लेट्स सी सेबी। तो सेबी को सेटअप किया गया था इन द ईयर 1992 में सेबी वॉज सेटअप, और
ये किसके थ्रू सेटअप किया गया था? सेबी एक्ट 1992 के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। और किसने सेटअप किया था? ऑफ कोर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स किसको डेलीगेट कर दी है? सेबी को डेलीगेट कर दी है। ओके, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, आज एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बात करी फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट्स की हमने बात की। कौन कौन से मार्केट? कैपिटल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। एंड देन कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में, कमोडिटीज एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मार्केट के भी दो टाइप, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों पढ़ लिया हमने। देन उसके बाद प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, उसके जस्ट सिंपल एग्जांपल्स हमने देखे। और लिस्टेड सिक्योरिटीज लॉ होते किस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सिक्योरिटीज लॉ ही पढ़ने जा रहे हैं, तो जो भी कंपनीज लिस्टेड होंगी उन पे एप्लीकेबल होंगे, या जो अबाउट टू लिस्टेड है उन पे भी होंगे। और लिस्टेड कंपनी जिनकी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। और एक टर्म हमने सीखी अभी, सेबी। तो सेबी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसने रेगुलेट किया है इसको, और उसने फॉर्म करके अपना पावर डेलीगेट कर दिया, तो दैट इज व्हाट? सेबी। अब सिक्योरिटीज लॉ के सारे मामले, सारे तामझाम कौन देखेगा? सेबी ही देखेगा। आई गेस यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है, और इंश्योर करने के लिए कि आपने वीडियोस ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ जिसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। आप आंसर मुझे करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि इंडिया में अभी कितने स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क कर रहे हैं? इंडिया में अभी कितने स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क कर रहे हैं? आप मुझे एनी 4 के नाम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, एनी 4 के नाम कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।